ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। फिर साहब ज़रा आपकी ये राय है कि अगले 3 साल की स्टेबलाइजेशन, IMF का प्रोग्राम, ये सब नज़र आता है, मगर बात हो रही है ग्रोथ की, मुख्तलिफ एरियाज़ की, माइनिंग की, IT की, कि हम एक ग्रोथ पाथ पर कैसे जाएँ इस पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। क्या ऐसी चीज़ें हुकूमत करें? देखें, अब चूँकि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, तो शॉर्ट टर्म में 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान में आई थिंक 50% ऑफ द रिस्क है। बाकी सारे 10-15 रिस्क जो होंगे वो 50% होंगे। पॉलिटिकल एक ऐसा रिस्क है जो चीज़ों को उछाड़ पछाड़ कर देता है, और हमने ये देखा है कि जो पिछला IMF प्रोग्राम नहीं हुआ PTI गवर्नमेंट का, उसमें पॉलिटिकल चेंज जो भी आया सडन या एब्रप्टली, जो भी, उसने बड़ा मुतासिर किया। और आज की तारीख में भी हमसे जो इन्वेस्टर्स है वो सबसे पहले ये पूछता है कि क्या ये हुकूमत कायम रहेगी, क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने के लिए है जैसे हमेशा होता आ रहा है, जो बड़ी एम्बैरसिंग बात है। इससे रिलेटेड 2 और चीज़ें हैं कि एक हमारे यहाँ होता था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ, जिसमें 60% डेट टू GDP होता था, 4% फिस्कल डेफिसिट होता था। सिर्फ आप ये मैथ्स कर लें, अगर ये होता तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होते, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो एहसान साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो NFC भी है वो भी पॉलिटिकल कंसेंसस या चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा जो रिस्क है या जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्रिटिकल है, जो चीज़ों को अच्छा बुरा कर सकती है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आई थिंक दूसरा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज़ आएँ, कम से कम शॉर्ट टर्म में 15 बिलियन हो जाएँ 2-3 साल में, ताकि आपकी जो अदायगी है डेट की वो कवर हो जाए, जिसके लिए एग्रीकल्चर है, IT सेक्टर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिड है, अनलाइक मैनी अदर सेक्टर्स जिसमें हमने बहुत सालों तक बहुत सब्सिडीज़ दी। फिर बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ आ रहे हैं। मीट एक्सपोर्ट $100 मिलियन हुआ करती थी कुछ अर्से पहले, अभी 500-600 मिलियन। वो एक्सपोर्ट्स हाई क्वालिटी जिससे वैल्यू एडिड हो रही हो। एक चीज़ को इंपोर्ट करना, उस पर ग्लू लगा के वापस एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट तो बढ़ जाता है मगर उसमें वैल्यू एडिड कम होती है। सो नंबर 2 इज़ आप FX रिजर्व को शॉर्ट टर्म में 15 बिलियन या $18 बिलियन लेकर चले जाएं। तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बात हुई कि इन्वेस्टमेंट टू GDP बहुत कम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वो है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें जो हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट को अकॉर्डिंगली कम करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इससे बेहतर हो जाएगा। और हमें नज़र आ रहा है गाड़ियों के, बाइक्स के, ऑयल के बहुत सारे नंबर्स जो आए हैं पिछले 3-4 महीने से, वो स्टेबल होना शुरू हो गए। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट 16-17% हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल में इसमें भी बेहतरी होगी। चौथा नंबर जो है वो जिक्र हुआ एनर्जी एंड SOE रिफॉर्म्स। कुछ हद तक एफर्ट हुई है बजट में, मगर अभी भी इस पर बहुत करना बाकी है। प्राइवेटाइजेशन है, 60 रुपये की बिजली 50 रुपये की सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक इस पर रिफॉर्म्स भी शॉर्ट टर्म में होने ज़रूरी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने पिछले आपके डिबेट में बात की थी कि देखिए डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ स्लो है, मगर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं डिजिटलाइज। बैंक्स का डेटा है, ट्रैवल का डेटा है, एक्सपेंडिचर का डेटा है। आप शाम को जाके अपने IRS में डालें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, कहाँ का आपने टैक्स दिया वो उधर है, बट वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है। टैक्स अथॉरिटीज़ के पास डेटा है, वो उसको कैटर नहीं कर पाती हैं, और अगर करती भी हैं तो फिर आपको पता है लेन देन से वो मसला दब जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये 5 चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में ज़रूरी हैं। मैंने मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की बात इसलिए नहीं की कि जब आपका डेट सस्टेनेबिलिटी ही का बड़ा इशू है या आप डिफ़ॉल्ट का बहुत बड़ा रिस्क है, तो पहले तो आप ये शॉर्ट टर्म मेजर्स को फोकस करके अपने आप को स्टेबल करें, फिर हम सेकंड फेज़ में ग्रोथ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो डिस्कस करें। ये तो आपने डेटा की बात की है, मगर अब हुकूमत कह रही है कि हम जब डिजिटाइज़ करने जा रहे हैं FBR को, उससे चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि आप सही कह रहे हैं, ट्रैवलिंग का डेटा है, सारा डेटा है। आपने कहा अगर बाहर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, जब आप IRS पे जाएँ तो आ जाता है। जब आप अपना टैक्स फाइल करने जाएँ कि आप कितना विदहोल्डिंग टैक्स आपने पे किया था, फाइलर, नॉन फाइलर, सबकी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर हुकूमत फिर क्यों कह रही है डिजिटाइज़ करना है? अगर डेटा है तो उसका यूज़ क्यों नहीं? देखिए वो अच्छी बात है। आप फ़र्ज़ करें कि उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिटर्न में आ जाती हैं। और अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट का प्रॉफिट आ गया और 50 लाख से ऊपर हो गया, तो वो कहेगा आपको 6 लाख देने हैं, आपने नहीं दिए तो रिटर्न फाइल नहीं होगा। मगर यही चीज़ बिज़नेस इनकम में, यही चीज़ ट्रैवल में ऑटोमेट नहीं है। तो अगर उसको इस तरह ऑटोमेट कर दिया जाए कि कहीं भी अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स हो, रिटर्न फाइल ना हो, तो वो फिर रिटर्न फाइलर नहीं रहेगा। और रिटर्न फाइलर जब वो नहीं होगा तो फिर उस पर नॉन फाइलर की चीज़ें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक ये भी हुकूमत कर दे कि उसकी इंटीग्रेशन ऐसे कर दे, जो आज सैलरी इनकम की हो गई है, जो आज ट्रैवल की हो गई है, जो आज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक हो गई है,
वही चीज़ दूसरे एरियाज़ के साथ भी अलाइन हो जाए, जो बहुत मुश्किल काम है, तो फिर वो बंदा जो अपनी अदर इनकम जिसका अलाइनमेंट नहीं है, उसके बावजूद रिटर्न फाइल पे बटन दबा के फाइलर बन जाता है, वो भी फाइलर नहीं बनेगा। तो वहाँ भी ज़रूरत है, मगर इन्फोर्समेंट फिर भी शाज़िब होगी, क्योंकि 100% ये ऑटो टैक्स फाइलिंग नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं आप जजमेंट यूज़ होती है। बड़ी जो डिजिटाइज करने का प्रोग्राम है आपके ख्याल में ठीक है? FPR के डिजिटाइज करने का प्रोग्राम सही है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा और जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है वो ऑलरेडी डिजिटलाइज है, उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता है, उसकी इन्फोर्समेंट कमज़ोर है। अब मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि हुकूमत बार बार यही दावा कर रही है कि अब हमें सब पता चल जाएगा, क्योंकि ये हम करने जा रहे हैं मैकेंजी के साथ, अब बहुत तेज़ी से हम डेवलप कर रहे हैं। इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा और क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो एक्चुअली वो काम हो रहा है कि ऑटोमेटिकली असेसमेंट जनरेट हो जाएगी इन सारे डेटा पॉइंट से। अच्छी चीज़ है। द प्रॉब्लम रिमेन, जो नॉन फाइलर है वो फिर नॉन फाइलर ही खुश है। ठीक है, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे घर में कोई थे, वो जो वापस आए, सब टैक्स भरते हैं, सबको, उनकी मोबाइल सिम बंद हो गई। ठीक है, ज़िंदगी भर टैक्स दिया, आज मोबाइल सिम बंद हो गए बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग आउटसाइड। मगर जो हमेशा से नॉन फाइलर था वो सुकून से हैं अभी। ठीक है, क्या एसेट हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी डिजिटाइज होना ज़रूरी है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सारी फॉर्मल इकोनॉमी की बात है कि बैंक स्टेटमेंट है, फलाना है, धमाका है। इनफैक्ट अभी किसी से बात कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन फाइलर था, उसका विथहोल्डिंग टैक्स कटा, उसने क्लेम नहीं किया बाद में, तो हम उससे जाके पूछेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं किया, और आपके फिर उसके एसेट्स देखेंगे, फिर उसकी ट्रैवलिंग देखेंगे, ये सारा काम। ये सारी असेसमेंट ज़रूरी है, उसके क्या क्या एसेट्स हैं। नादरा में आपका पूरा फैमिली ट्री मौजूद है। इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि जी किस फैमिली के पास कितने एसेट्स हैं, ट्वाइस रिमूव्ड किस फैमिली के साथ कितने एसेट हैं, बहुत आसानी से आप मैपिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जी हमने विथहोल्डिंग टैक्स को रेवेन्यू के एक सोर्स के तौर पर ले लिया था, हालांकि ये तो फाइलर बनाने के लिए था, तो टैक्स रेट बनाने के लिए था, अब हम करेंगे। आपको लगता है करेंगे उस तरफ जा रहा है? उम्मीद है। विथहोल्डिंग टैक्स फंडामेंटली एक कम्प्लीटली ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली जो आप फाइलर है उसको फर्दर आप पीनलाइज कर रहे हो कि तुम फाइल क्यों कर रहे हो, ना ही फाइल करो बेहतर है। वाई आर यू फाइलिंग एट दिस पॉइंट? ठीक है, तो वो उम्मीद ये है कि असेसमेंट होगी, फॉर्मल तरीके से काम होगा, और स्पेशली जो एसेट बेस है, किसके नाम क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या वैल्यू है, एंड दिस इज वे प्रोविंसेस कम इन एज वेल, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स इज प्रोविंशियल डोमेन। दुनिया भर में जो म्यूनसिपैलिटी होती है, जो शहर होता है, उसका ज़्यादातर जो टैक्स आता है प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू आता है। वो हमें करने की ज़रूरत है। और फिर वो NFC वाली बात आ जाती है, क्या सूबों के पास वो करना चाहते हैं? इसी तरह सूबों में क्या जो सब्सिडीज़, जैसे बिजली की बात आती है, बिजली की तकरीबन 600 अरब की चोरी होती है। जो टॉप 10 लॉस मेकिंग SOEs हैं, उसमें से 10 में से 6 जो हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ऑपरेट प्रोविंस में करती हैं। चोरी जो है उनके अंदर होती है, बट सब्सिडी फेडरल देता है। चोरी क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट इज़ अ प्रोविंशियल डोमेन, सब्सिडी एलोकेशन इज़ फेडरल। तो क्या उस फेडरल सब्सिडी को आप प्रोविंस पर ट्रांसफ़र करेंगे, सो दैट प्रोविंस की एक्चुअली स्किन इन द गेम वो आए, वो कहे ओके ठीक है, अब आई हैव टू डू सम लॉ इन्फोर्समेंट, जाके चोरी कम हो और मेरा जो बजट है वो उसको मैं मैनेज कर सकूं। तो इस तरह जिसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फेडरल की नहीं है, प्रोविंस लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस साइड पे भी और प्रोविंस साइड पे बहुत जरूरी। अभी आप ये देखें, अगर आप फेडरल का बजट देखें, फेडरल के बजट में आप देखेंगे बहुत टाइट बजट है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं। प्रोविंस का बजट देखें, वो तो एक्सपेंशनरी बजट है, वो तो लुट मची है वहाँ पे, दुनिया जहाँ की स्कीम्स चल रही हैं। तो ये एक डायकोटमी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। फेडरल भी अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है, बट आप वही चीज़ अगर प्रोविंशियल बजट में देखें तो बेतहाशा स्कीम्स चल रही होती है। आप फिर सोचते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर पेन है, पेन नीड्स टू बी शेयर्ड बाय द प्रोविंस एज वेल। और जो सबसे बिस्प की तकरीबन 650-700 अरब की पेमेंट होती है, वो प्रोविंस के थ्रू क्यों नहीं होती? फेडरल के थ्रू वो क्यों होती है? प्रोविंस के थ्रू होनी चाहिए। जो एरियाज़ हैं वहाँ पे होनी चाहिए, उनका एवेल्यूएशन होना चाहिए। एक ही डिस्ट्रिक्ट में बार बार बिस्प की पेमेंट जा रही है, आखिर उससे हो क्या रहा है? ये पेमेंट किसी और तरीके से रीएलोकेट क्यों नहीं हो सकती? 700 अरब रुपए हर साल इज़ अ बिग नंबर, 2 साल बाद ये 1 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो इसी तरह ये अगेन मेरा पॉइंट ये था कि सारी बातों की बात है, एफिशिएंसी इशू है ये। दिस इज़ नॉट अ कैपिटल प्रॉब्लम, दिस इज़ एन एफिशिएंसी प्रॉब्लम कि जो एक्चुअल कैपिटल है, पैसा, उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सबसे मेरा पहला पॉइंट था कि आई थिंक अभी तक इस पर बात नहीं की थी, यहाँ पे हर चीज़ की जो कीमत होती है वो फिक्स्ड होती है। मैंने लिखें दूध, समोसा, जलेबी, वीट, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की प्राइस डिटर्मिन होती है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि टॉप डाउन इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस डिटर्मिन हो रही है। वो इस तरह नहीं हो रही कि सप्लाई डिमांड बेसिस से प्राइस नहीं चल रही है उसकी, वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे हो रही है। कॉस्ट प्लस बेसिस से एफिशिएंसी कभी नहीं आएगी। यू नीड टू क्रिएट अ कंपेरेटिव मार्केट। वो किस तरह क्रिएट करनी है, एक मुश्किल प्रोसेस है, मगर वो करना है। दुनिया जहाँ में जैसे ही हुआ है, बिजली की कीमतें, हर चीज़ की कीमत कम होती है जब मार्केट प्राइस पे जाते हो। सेम गोज़ फॉर वीट, सेम गोज़ फॉर एवरी कमोडिटी। जब भी हुकूमत किसी चीज़ की प्राइस फिक्स करेगी,
हज़ारों साल का डेटा मौजूद है, बेतहाशा सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, कभी कामयाबी नहीं हुई, हमेशा उससे डिस्टॉर्शन ही होती है और नुकसान होता है। तो टिल द टाइम वी एक्सेप्ट कि जी प्राइस फिक्स करने से फ़ायदा नहीं है, किसी का नुकसान ही है, उस वक्त ये चीज़ सही नहीं होगी। वीट है, शुगर है, बेतहाशा चीज़ें जिस पर हम सब्सिडी देते हैं जस्ट टू फिक्स प्राइस। मिल्क इज़ अ बिग एग्जाम्पल। मिल्क की जो प्राइस है वो एक सर्टेन लेवल पे फिक्स होती है कि इतना फैट क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका मिल्क की इतनी प्राइस होगी। तो इसीलिए जितना भी खुला दूध मिलता है आपको वो सब मिलावट वाला मिलता है। ऑल ऑफ द किसी भी का भी आप इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक चीज़ जो है उसमें वो नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी आगे कह सकता है कि तुमने दूध जो है इतने का क्यों नहीं बेचा, कहेगा मैं तो इतने का बेचता हूँ, मगर उसमें कितनी मिलावट हुई है ये तो कोई टेस्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो फिक्स प्राइस रिजीम है, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ कंपेटिटिव मार्केट प्राइस हर चीज़ की हो, ठीक है, चाहे उससे नुकसान हो फ़ायदा हो, कम से कम जो डिस्टॉर्शन है वो तो ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जी फॉर्मलाइज सेविंग्स, जब हम सेविंग्स की बात करते हैं ना, हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी क्यों कम है? वो इसलिए कम है क्योंकि जब हम सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ सेविंग। हम सेव करते हैं, इनफॉर्मल करते हैं। कोई भी अपने घर में सेव करता है तो या वो कैश से करता है, या वो गोल्ड से में करता है, या वो रियल एस्टेट में करता है। जितनी भी ये सेविंग है कोई प्रोडक्टिव एंटरप्राइज में कोई भी नहीं लगी है। किसी ने ये नहीं बोला मैं कैपिटल मार्केट में डाल दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं, इक्विटी के शेयर ले लूं। इक्विटी में मुश्किल था 2.5 लाख 3 लाख इन्वेस्टर हैं इवन एट दिस पॉइंट, विच इज़ एम्बैरेसिंग। ठीक है, तो फॉर्मलाइजिंग सेविंग्स, वो कैपिटल जो कैश में है, जो सोने में है, जो डॉलर में है, जो ज़मीन में है, वो इंडस्ट्री की तरफ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ जो है वो रीएलोकेट हो। अच्छा, जब हम रीएलोकेट करने की बात करते हैं कैपिटल की, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है एग्रीकल्चर। वी आर अ पुअर कंट्री, हम बहुत गरीब मुल्क हैं, ठीक है। आई थिंक ये एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। वो हाउस होल्ड यहाँ पे जिनका बिजली का कंजम्पशन 700 यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि 2 AC ही ज़्यादा है, वो मुश्किल से कोई 3 लाख या 4 लाख घराने हैं। टोटल 40 मिलियन हाउस होल्ड हैं, उसमें से सिर्फ 1% जो है वो ऐसा है कि जो कि आप कह सकते हो कि थोड़ा अमीर तबका है, बाकी तो गरीब है। जब तक आप एग्रीकल्चर फिक्स नहीं करेंगे उस वक्त कुछ नहीं होगा। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में पिछले 5 साल में पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा रही है। वो क्यों रही है? क्योंकि हमारी सप्लाई चेन कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड थी। वही वाली जो हम शुरू में बात कर रहे हैं कि जी फर्टिलाइज़र की अगर सब्सिडी मिलती थी वो चीज़ स्मगल हो जाती थी, फिक्स प्राइस वीट की होती थी वो स्मगल हो जाती। तो एक हमने एग्री को फिक्स करना है और वो रीअलोकेट एग्री में वैल्यू ऐड करने के ऊपर जाएगा तो फूड प्राइसेस स्टेबल होंगी। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मेल नरिशमेंट रेट्स इन द वर्ल्ड। ये तो हमने सोशल सेक्टर की तो हमने बात करी नहीं ना, लोग हैं नहीं है डजेंट मैटर। हाईएस्ट मेल नरिशमेंट रेट इन द वर्ल्ड। जब तक आप फूड की प्राइजेस को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन स्टेबल नहीं होगी और आपकी मिनिमम वेज स्टेबल नहीं होगी, कॉन्स्टेंटली आपको वो चीज़ इंक्रीज़ होती रहेगी। तो जो भी कैपिटल रीअलोकेशन है एग्री बेस, एक्सपोर्ट बेस, उसकी तरफ जाना। अगेन वो ये यू नीड अ प्लान फॉर दिस, ऐसे स्पॉन्टेनियसली ये कभी चीज़ नहीं होगी। एनर्जी की बात हुई, एनर्जी में आई हैव अ डिफरेंट व्यू। सरप्लस पावर इज़ नॉट अ बैड थिंग। सरप्लस पावर है मतलब दुनिया भर में मसला ये होता है कि पावर नहीं है, हमारा पावर है, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, उसकी प्राइसिंग किस तरह करनी है, वो एक एफिशिएंसी प्रॉब्लम है। उसको हमने इस तरह नहीं करना है कि जी अब तो तबाह हो गया, ज़्यादा सर्वर हो गया, मतलब किसी चीज़ की ज़्यादती की बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है ये। उसकी प्राइसिंग किस तरह करनी है, उसमें से इनएफिशिएंसी किस तरह निकालनी है कि आप फिक्स रिजीम से आप विलिंग की तरफ जाएँ, कंपेरेटिव मार्केट की तरफ जाएँ। जो एक्सेस पावर है उसको आप कुछ ना कुछ रिनेगोशिएट करें, मैनेज करें, एडजस्ट करें, देन यू विल हैव सरप्लस पावर अवेलेबल एंड दैट विल शुड स्पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसको हमें जो है एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर चलना चाहिए रादर देन एज समथिंग कि जी इससे जो है सत्यानाश हो गया। सरप्लस पावर इज़ नॉट अ बैड थिंग। फाइनली जी टैक्स रेट, वो लेफर कर्व की मैंने बात करी थी, जब तक आप टैक्स रेट अपना रिड्यूस नहीं करेंगे और बिजनेसेस फॉर्मल इकॉनमी में नहीं आएंगे और टैक्स कलेक्शन आपकी एक्सपैंड नहीं होगी। टैक्स रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, टैक्स रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इन अ मैनर कि और ज़्यादा लोग उस बिज़नेस में आ जाओ। इब्न खुल्दून की बिल्कुल शुरू में बात हुई, बात सही है। एवरीवन नीड्स टू पे, एवरीवन इज़ ऑलरेडी पेइंग टैक्सेस, मगर डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बहुत कम इदारे पे कर रहे हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ इसकी हमेशा। एक डेटा पॉइंट है, अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर डिपॉजिट्स टू गवर्नमेंट डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम के, यानी कि इसको एक मेट्रिक ले लेते हैं फॉर्मल उसका। प्राइवेट सेक्टर डिपॉजिट्स टू गवर्नमेंट डिपॉजिट्स का जो रेशो है ये कंसिस्टेंटली 2002 ऑनवर्ड्स नीचे आ रहा है, वो गिरे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी स्मॉल बिजनेस है वो प्रेफर करता है कि मैं इनफॉर्मली काम करूं, फॉर्मली मैं काम नहीं करूं। तो वो ये जो फॉर्मल बिजनेस है वो कम से कम होते जा रहे हैं। जो नया बिजनेस जनरेट भी हो रहा है वो कैश पे ही हो रहा है, और कैश पे वो बिजनेस कभी स्केलेबल नहीं है। आप कैश पे स्केल नहीं कर सकते, एक हद तक आप काम कर सकते हो, इवेंचुअली स्केल करने के लिए यू नीड डिजिटल पेमेंट्स, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि जी ऐसे कहते हैं ना, जो गोल्डन गूज वाली एग्जांपल है कि वो जो अंडा देती है सोने का, उसको आपने मार दिया इवेंचुअली।
ठीक है, तो वही है, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग द फॉर्मल बिजनेसेस राइट नाउ, कि जितना टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम उनसे कर रहे हैं। अब वो क्या करें, बहुत सारे बिजनेस होंगे जो कैपिटल रीएलोकेट करें। कैपिटल फ्लड आज से नहीं, बड़े अरसे से हो रही है। इफ एनीथिंग कैपिटल फ्लड अब एक्सेलरेट हो चुकी है। उस चीज़ को रोकना, उस चीज़ को सिर्फ आप टैक्स रेट रिड्यूस करके और टैक्स बेस को एक्सपेंड करके कर सकते हैं। इसके अलावा लिटरली कोई ऑप्शन सर, और ज़ाहिर है जब आप फॉर्मल की बात कर रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है, हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी भी कम हुआ है। अभी हफीज़ पाशा साहब ने की हालिया रिसर्च के मुताबिक 2022-23 में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से। और इसके अलावा वो कहते हैं 2017-18 के बाद वैसे रियल टर्म्स में पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 19% का डिक्लाइन है, मगर रियल इस्टेट में 20% का राइज़ है। तो वहाँ ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे आपसे ये सवाल तबल साहब मुझे पूछना था, आप एज अ बिजनेसमैन सीमेंट को एक्सपैंड किया, सीमेंट के एक्सपोर्ट में गए, बाहर जाके प्लांट लगाए, केमिकल में गए, टेक्सटाइल में गए, पावर सेक्टर में गए, गालिबन एविएशन में आपके जाने के इरादे हैं। तो अगर आपने ग्रो किया तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का भी मसला है कि वो ज़्यादा ग्रो कर सकते थे, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? देखिए, इसमें इसके 2 पॉइंट्स हैं कि जब बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर देखते हैं कि इजी इनकम अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो मेहनत वाला काम क्यों करें? इजी इनकम क्या है? आप पहले फर्टिलाइजर में क्रॉस सब्सिडी दिया, फर्टिलाइजर प्लांट लगा ले, सस्ती गैस मिलती है। आप लैंड में इन्वेस्ट कर दें, आपके 4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। आप IPP लगा लें, आपके 3 साल में पैसे घर पे आ जाते हैं। आपने वो सेक्टर्स इकोनॉमी में आपने इंट्रोड्यूस किए जिसमें बिजनेसमैन ने कहा है कि ये पागल है कि हम इतना 30 साल का 10 साल का नेक्स्ट जनरेशन का हम एक रिस्क लें और पैसे कमाएं। ये 3-4 सेक्टर्स हैं जिसमें हमें 3 साल में पैसे घर पे आ जाते हैं। हम क्यों मेहनत वाला काम करें? पावर सेक्टर में जाते हुए फील हुआ कि मैं दूसरी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कितनी बेहतर इन्वेस्टमेंट? आई एम सेइंग कि you need to have a market based economy in which you need to disincentivize the fixed income mindset. ये सारे फिक्स इनकम माइंडसेट है ना जी, सारे जितने भी आपने जो मेरे अभी इंडस्ट्री के जहाँ गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, ऑयल एंड गैस इज आल्सो फिक्स इनकम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान का जो बुरान है ये किस वजह से? शॉर्ट टर्म पॉलिसी। आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो हॉट मनी आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। इस शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जी। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते लेते हमने पाकिस्तान को इस मुकाम पे ले आए कि सारी पॉलिसी मेकिंग जो है ना वो हमारी शॉर्ट टर्म रही है। IPP से लेके सारा इम्पोर्टेड फ्यूल पे हमने पावर प्लांट लगाए। 2013 से 17 में कितने LNG पावर प्लांट, आपके इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट, सारे इंपोर्ट बेस्ड पावर प्लांट लगाए गए विदाउट इवन थिंकिंग कि डॉलर कहाँ से आएंगे, हम फ्यूल कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा आपका फॉरेन एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे सुहेल ने आपको बताया कि रिजर्व्स, यकीन करें जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं और आती रही हैं पाकिस्तान में, वो अपने आप को ग्रोथ मोड में ले जाने के लिए जो रिज़र्व होते हैं ना वो संभाल करके खर्च करके चले जाते हैं। अगली हुकूमत आएगी वो खुद IMF प्रोग्राम में जाएगी, खुद ही जो सख्तियाँ करनी है वो करती रहेगी। तो हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत ज़रूरत है। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रिज़र्व होना चाहिए कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो 20 हो, 24 हो, $50 बिलियन हो, एक हमें थ्रेशोल्ड करना पड़ेगा। वरना होगा ये कि अगर आज ये गवर्नमेंट है बड़ी मेहनत से ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने बड़े रिफॉर्म्स करके इन्होंने पैसे जमा कर लिए, अगली हुकूमत आ जाती, कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाती, वो देखो $24 बिलियन छोड़ के गई है, खर्च कर डालो। क्यों खर्च कर डालो? वो तो उन्होंने 2.5% ग्रोथ की थी, हम देखेंगे हमने 6% ग्रोथ की है। और 6% आपने जो ग्रोथ की करनी है या करेंगे, वो डॉलर कहाँ से आएंगे? वो डॉलर वही होंगे जो पिछली गवर्नमेंट ने आपके रिजर्व्स में छोड़ के गई। तो हमें इन सब चीज़ों को और पहलू को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना, ये इंडिविजुअल्स में नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी है। क्या ये इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे पैसे छोड़ के गए हैं तो उसको खर्च कर डालते। तो हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि भाई आप जैसे वैल्यू एडिशन की बात हुई, आपने जो इंडस्ट्री लगानी, आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं चाहिए कि 50% से कम वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में हमें जाएंगे नहीं है, पीरियड। भले जितनी भी लुक्रेटिव हो, अगर इसमें 50% वैल्यू एडिशन नहीं है, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बैन हो जानी चाहिए। ये टर्फ में भी करना चाहिए था, जब टर्फ दिया गया वो स्पिनिंग में चला गया, दीगर तो स्पिनिंग, देखिए स्पिनिंग में गया है तो कॉटन लोकल भी इस्तेमाल होती है ना, तो आपकी इसमें सब बेहतर नहीं था कि स्पिनिंग हमारे पास मौजूद है कि उसको कहते हैं कि आप वैल्यू एडिशन में डाल दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सीमेंट में गई तो ज़्यादातर वैल्यू एडिशन 70% सीमेंट इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन करती है, आज 90% वैल्यू एड करती है सीमेंट। पहले जो हम कोल इंपोर्ट करते थे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, आज 50% वो कोल दरा में KPK में माइंड होता है, तो वो भी इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो गया। आपका लाइमस्टोन आपका अपना है, क्ले अपना है, सैंड अपना, हर चीज़ आपकी अपनी है। तो आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड 50% आपका वैल्यू एडिशन का होना चाहिए। और जो एक थ्रेशोल्ड कहता है कि मैं 70%
वैल्यू एडिशन करूँगा, उसका मतलब है कि मैं लोकल रॉ मटेरियल्स यूज़ करूँगा, लोकल लेबर इस्तेमाल करूँगा, लोकल जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल उनको आप इंसेंटिवाइज करें। आपको कहेंगे हम आपको सस्ता लोन देते हैं अगर आप 80% इसकी अगर आप वैल्यू एडिशन करते हैं। मतलब ये कि आपको सिर्फ इंपोर्टेड कंपोनेंट 20% अलाउ करेंगे, 80% आपने लोकल कंपोनेंट इस्तेमाल करने। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। इसी तरीके से मुल्क तरक्की करते हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी में नहीं है कि आपने फर्नेस ऑयल का पावर प्लांट लगा लिया, आपने सारा इंपोर्ट किया फर्नेस ऑयल। थर में पावर प्लांट भले महंगे लगे, बट एक अच्छा काम हुआ है कि वो एटलीस्ट वो कोल जो है वो लोकल है, वो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें आपने रिटर्न ज़्यादा दिए, चले गलती भी हो गई, आगे इसकी आप स्केल अप कर देंगे तो उसकी कॉस्ट कोल की कम हो जाएगी और इसमें आप बहुत सस्ता पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पावर जनरेशन का कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का, लाइन लॉसेस का और चोरी का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कभी हमने आज तक इसका हिसाब नहीं लगाया कि इसकी वजह से पावर कॉस्ट कितनी हमारी बढ़ी हुई है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आज हमारे पास सरप्लस पावर है कोल के अंदर, साउथ के अंदर, वो क्यों पावर प्लांट बंद पड़े हुए और क्यों जो महंगे LNG के पावर प्लांट हैं, जो इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट जो अप कंट्री में लगे वो क्यों चल रहे हैं और सस्ते पावर प्लांट बंद हैं जिनकी फ्यूल कॉस्ट आधी है, जिसका महीने का 20 बिलियन रुपए का कॉस्ट डिफरेंस है, वो क्यों आप पावर प्लांट बंद करके बैठे हैं और वो आप चला रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइन है नहीं है आपके पास, अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें इन्होंने इतनी सेफ्टी बिल्ड कर ली अपने आप को सिक्योर करने के लिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में समर में हर साल एक आध ब्लैकआउट हो जाता है, आपको याद होगा। तो जब ये ब्लैकआउट होता है तो सवाल बड़े सख्त किए जाते हैं उन इदारे से कि भाई ये ब्लैकआउट क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी सेफ्टी मार्जिन बिल्ड कर ली है अपनी ट्रांसमिशन लाइन में कि अगर 4000 मेगावाट की लाइन तो 2500 डिस्पैच करें। ये कल ब्लेम हमारे पर ना आए कि ब्लैकआउट क्यों हुआ। तो लोग डरते हैं, लोग नैब से भी बिजनेस मैन किससे डरता है? नैब से डरता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से डरता है, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट किससे डरते हैं? वो भी नैब से डरते हैं, वो भी अकाउंटेबिलिटी डरते हैं कि अच्छा काम करने जाते हैं तो उस पर भी सवाल उठते हैं और ना करें तो उस पर सवाल होता कोई नहीं है। जो चीज़ रडार में है उसी पे सवाल जवाब है। जो पैसा नज़र आता है गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही है ना। जो आपकी इतनी बड़ी अनडॉक्यूमेंट इकॉनमी है उस पर तो गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि वो टैक्स वसूल कर ले, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आता। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है इकॉनमी की बहुत ज़रूरत है। हम तो हमेशा डिस्कस करते हैं कि आपकी पैरेलल इकॉनमी या ब्लैक मार्केट जो है क्या वो 50% है, 100% है, कितने फ़ीसद है, ये भी डिटरमाइन नहीं कर सके आज तक हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं कि हमारी इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी का साइज़ क्या बड़ी कितनी है, उसको क्यों आप डॉक्यूमेंटेशन में लेके नहीं आते? उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको पता है ना, यही एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी पैरेलल इकॉनमी है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप फार्मर को टैक्स करते हैं, बट फार्मर से लेके जो मार्केट तक, रिटेल तक जो बिकता है उसको आप क्यों नहीं टैक्स करते? होलसेल को, होलसेलर को आप टैक्स नहीं करते। तो ये बहुत सारे आपके स्टेप्स हैं जिसमें कंप्लीट वैल्यू एडिशन में आपकी वो होनी चाहिए, टैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी इकॉनमी का रियल साइज़ क्या है। लैंड में हम कहते हैं कि जो परचेज़ प्राइस है वो 50% आप ब्लैक में आप लैंड खरीदते हैं, मतलब आप कैश देते हैं, 50% आप रजिस्ट्री करवाते हैं। उसी तरीके से वो लैंड पे जब डेवलपमेंट होती है तो 50% अपार्टमेंट जो ऑफिस बिल्डिंग है वो कैश में बिकते हैं, बाकी 50% जो है वो ऑफिशियल रेट पे बिकते हैं। क्यों 100% पे क्यों नहीं हो सकते? यही पाकिस्तानी है, यही डेवलपर है जो दुबई में काम कर रहा है, वहाँ पर तो वो 100% देता है, वो पूरे लॉस से जो है वो उसको कंप्लाई करता है। यहाँ पे क्यों नहीं करता? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एवेन्यू दिया हुआ है कि आप गलत काम करें, इनको एवेन्यू मिला हुआ है यहाँ पे। वो नहीं है कि ये करना, ये क्यों कर, एक एवेन्यू मिला हुआ है, उसको वो एक्सप्लोर करते हैं, उसको वो यूटिलाइज़ करें। तो ये तो सारे पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका काम है कि वो सारे जो लूप होल्स हैं या जो लीकेजेस हैं उनको प्लग करें, ताकि लोगों को कम से कम मौका मिले कि वो ब्लैक इकॉनमी में या कैश इकॉनमी में काम करें। और वो काम जो है वो गवर्नमेंट का है, वो तो कोई प्राइवेट सेक्टर का नहीं करेगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जाएगा। ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सब, उससे तो गवर्नमेंट बड़ी जिम्मा नहीं है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं जो कि अली तब्बर साहब कह रहे हैं, दीगर पैनलिस्ट कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान में क्या प्राइवेट सेक्टर, आपने फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर टू फिर बैंक में आप के मालिक बने, आप फर्टिलाइज़र में गए, रियल एस्टेट में गए, क्या हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका भी कहीं ना कहीं फेलियर है? ऑटो में डिलीशन पॉलिसी फॉलो होनी थी, लोकली बहुत कुछ बन रहा होता, उस तरीके से नहीं फॉलो हुआ, दीगर एरियाज़ में नहीं हुआ। इंडिया की मिसाल हमें बिल्कुल ही अलग नज़र आती है। टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ये सारे गवर्नमेंट की नाकामियाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी नाकामियाँ हैं हमारे? आई थिंक प्राइवेट सेक्टर तो पाकिस्तान में जिहाद कर रहा है। देखें, जो भी हमारे
इन्वायरमेंट है, सोहेल ने जो है वो बात की कि 50% जो है वो हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल वीकनेस है, जिसकी वजह से जो है वो लोग शाई करते हैं और वही इश्यूज जो है वो लोकल इन्वेस्टर्स को भी फेस करने पड़ते हैं। फिर दूसरा है इनइक्वालिटी का, कि जो है वो बहुत सारे टैक्सेस हैं, उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं हो रही, और वो FBR या FBR के जितने भी अफसरान हैं वो उसी के पीछे जाते हैं जो खुद वॉलंटरीली अपनी चीज़ें डिक्लेयर कर रहा होता है। जो नहीं डिक्लेयर कर रहा होता, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कोई KP का जो है वो ट्रेडर चेयरमैन FBR को ये कहता है कि अगर कोई आपका अफसर उधर आया मेरी दुकान पे तो वो अपने पाँव पे वापस नहीं जाएगा। वो उस ऑफिशियली उस पर कह रहा है। मैं समझता हूँ कि उसके अगेंस्ट तो FIR होनी चाहिए उसी वक्त, जो है कि उसने इतनी बड़ी धमकी चेयरमैन FBR को दे रहा है कि अगर वो जायज़ टैक्स लेने आएगा तो उसको जो है वो अपने पाँव पे नहीं जाएगा। तो इस किस्म के, और वो लोग करते भी नहीं, एफर्ट भी नहीं करते, ये जितने भी FBR वो तो जिन्होंने इनको दिया है, जो कंप्लाइंट रहना चाहते हैं उन्हीं को वो जो है एक्सटोर्ट करते हैं, जो भी करना होता है। तो उसमें आई बिलीव कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ जो है जितनी उनको सपोर्ट देनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं अवेलेबल, बल्कि ये सारी जो बातें हम सुनते हैं अंदर वो आपस में ये कर रहे होते हैं सारे पॉलिसी मेकर्स के ये सब चोर हैं, यानी इस किस्म का जो है वो स्टेटमेंट जो है वो दे रहे होते हैं। जहाँ के ये जो वेल्थ क्रिएशन है ये तो आई थिंक मस्ट बी अप्रिशिएटेड। अगर हम ये समझते हैं कि कोई सबसे भला काम जो काम कर रहा है वो तो ये इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन में, आपको रेवेन्यू जनरेशन में, आपको सप्लाई ऑफ जो है मटेरियल्स में, और जिस तरीके से वो मैनेज करता है। यानी पहले देखें ना, सबसे आखिर में तो नंबर आता है इन्वेस्टर का। वो पहला तो जब वो कुछ करेगा तो पहले तो वो कस्टम बेसिस पे मशीन पे टैक्सेस और एडवांस सेल्स टैक्स वो कभी वापस नहीं मिलता, साल साल से जो है, जो जहाँ हम लॉसेस भी करते हैं वहाँ भी हमारे टैक्स कटे हुए होते हैं, कभी वापस नहीं मिलते। तो मतलब हम लॉस भी करें और जहाँ प्रॉफिट करते हैं वो सारे जो है वो टैक्स कट जाते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आती इन सेक्टर्स में जहाँ जो ये जो है जॉब के। इसी तरह रियल इस्टेट जो है, रियल इस्टेट को भी बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। यानी रियल इस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है उसके दो एलिमेंट है ना, एक तो रियल इस्टेट जो है वो प्लॉट इन्वेस्टमेंट है विच इज़ नॉट वेरी मच डिज़ायरेबल, लेकिन जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट है वो तो बहुत नोबल काम है। उसमें तो मतलब सेकंड लार्जेस्ट वो एम्प्लॉयर है, 70 इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करता है, लोगों को घर और ऑफिस जो है सप्लाई करता है, और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर रहा होता। आप देखें आए दिन जिसको मर्जी आती है, हमारे लोकल जो ट्रेड बॉडीज़ हैं वो भी उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। अभी बात हो रही थी, अभी उन्होंने कैश को जो इस बजट के अंदर कैश को डिस्करेज करने के लिए ये किया है कि ये कह दिया है जो टैक्स बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो टैक्स में नहीं देते, वो टैक्स या बहुत ही कम दे रहे होते। तो उन्होंने कहा आपकी सेल्स का 10% जो है वो प्रॉफिट एज्यूम होगा और उसकी बेसिस पर मिनिमम जो है वो टैक्स आपको लगेगा। तो ये एक किस्म का उन लोगों को जो है वो पुश करना है कि आप ये डॉक्यूमेंटेड रिजीम में जो है वो आएँ। तो बहुत सारी जो है वो रिफॉर्म्स हैं, और जो दूसरे भी एडवांस टैक्सेस वगैरह हैं वो एडवांस टैक्सेस हैं, वो एडजस्टेबल जो है वो होते हैं। तो उसमें अल्टीमेटली तो जाहिर है वो एंड यूज़र है, उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट बढ़ रही होती है। तो गवर्नमेंट एक तरफ, अब हम देख रहे थे 2-3 साल पहले गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन को रियायतों पे रियायतें दे रही थी, और ये गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को टैक्स पे टैक्स जो है वो लगाए जा रही है। तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के भी मैटर्स हैं, प्रायोरिटी के जो है वो इश्यूज़ हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि उनका एक ऑनरशिप और ग्रिप भी नहीं है मामलात पे जो है वो ये है कि आप जब जो भी पॉलिसी मेकर है वो इसमें इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के सारे इश्यूज़ को समझे, अपनी प्रायोरिटी सेट करे। नो डाउट हम जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे वसाइल जो है वो कम है, लेकिन हम प्रायोरिटाइज तो कर सकते हैं ना कि ये चीज़ों को जो है वो हम जो है वो प्रायोरिटाइज करें और इनको जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करें तो हम सेल थ्रू कर जाएंगे। ऐसा, और आसिफ साहब आप तो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत ने बहुत कुछ कर दिया है, अब यहाँ से अगर फेलियर होगा तो इंडस्ट्री का होगा,
तो कोई 10 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन अगले 5 सालों में 15, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी इंडस्ट्री से आ सकती है जो कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट दे? आई थिंक डेफिनेटली 30% तो इंडस्ट्री ग्रो खुद ही कर रही है। अगर आप देखें लास्ट 3-4 साल का कैगर लें 20 to 30% इन डॉलर टर्म्स तो ग्रोथ हो ही रही है, राइट। तो इस वक्त 3.5 बिलियन का नंबर तो इस साल जून में आई थिंक क्लोज टू 3.5 बिलियन आ जाएगा। तो अगर 20-30% ग्रोथ करती है तो ये 2-3-4 साल में तो डबल हो जाएगी, राइट। सो वो डेफिनेटली इतना पोटेंशियल है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने कही और जो हम सब यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, होप क्रिएट करना, लोगों को डीमोटिवेट ना करना, जो यहाँ रहे ही ना। जब टैलेंट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगी, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो ये चीज़ें करें तो पाकिस्तान में लोग तो हैं ना, टैलेंट है, काम तो हो सकता है। आई थिंक मैं सिर्फ एक बात करूँगा, आई थिंक ये जो हम सब बात कर रहे हैं कि ब्लैक इकॉनमी की, जो सब ने ये बात की, अगर मैं सम अप करूँ तो कि अब वेल्थ क्रिएशन, अगर वेल्थ क्रिएशन की जब तक री इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, जब आप कुछ पैसे बनाएंगे तो ये आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब तक हम उसको इनकरेज, आपके सारी बजट और जो भी प्लानिंग है अगर उसको इनकरेज करेंगे, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ सिस्टम्स की, हम लोग 80% री इन्वेस्ट करते हैं, राइट। 20% गोज डिविडेंड, 80% तभी ग्रोथ होती है। और कोई तरीका नहीं, हमें कोई बैंक तो लोन नहीं देता, राइट। IT सर्विसेज कंपनी को तो कोई लोन नहीं मिलता कोलैटरल के अलावा, राइट। वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू इनकरेज द वेल्थ क्रिएशन एंड पीपल नीड टू मेक मनी। जो अभी अमार ने बात की, आई थिंक ई गवर्नेंस, ई सोसाइटी एंड ई इकॉनमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जब तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हमारी एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ेगी, बट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान से हमारे ये होल प्लग इन होंगे। जिस तरह हम सबको पता है कि ये लोग, अभी आरिफ साहब ने कहा ओपन प्लॉट, क्या करते हैं लोग, पार्क कर देते हैं अपना ब्लैक पैसा। सबको पता है कि FBR की वैल्यू 20-30% है, 70% कैश आके उसमें डल जाता है। क्यों? तो ये जब तक हम डिजिटाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स यू जस्ट सेड कि FBR की डिजिटाइजेशन हो रही है, जो बहुत अच्छा स्टेप है। आई थिंक खाली डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट दैट गोज हैंड इन हैंड। खाली डिजिटाइजेशन से कुछ नहीं होगा। अगर डिजिटाइजेशन कर दी, आपके पास वो डेटा आ गया, जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि ये रिटेलर है, ये इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना चीज़ें बाई कर रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा है, और उसका सोर्स ऑफ इनकम और फाइलिंग ज़ीरो, तो वो पता करना तो मुश्किल आज के दौर में तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज जब हो जाएगी तो क्या ये जब मिल जाएगा तो क्या इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम, ये सवाल है। इन्फोर्समेंट होगी और उनसे वाकई कलेक्ट किया जाएगा, ताकि जो अनफेयर हो रहा है सैलरीड एंड एक्सपोर्टर्स एंड एवरीथिंग फॉर्मल सेक्टर के साथ, इनफॉर्मल सेक्टर को जब तक हम नहीं करेंगे डिजिटाइजेशन से, और जो मैंने कहा ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स द कंपनीज लाइक ऑल ऑफ दीज कंपनीज, जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है यहाँ पर, और इसके अलावा उन सबको डिजिटाइज करना है, अपना एफिशिएंसी लानी है। एक्सपोर्ट आपकी कंपेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं बढ़ सकती आज। अब हम मिनिमम सैलरी अगर आप बात कर रहे हैं इस बजट में सिर्फ 15% बढ़ाई गई, इन्फ्लेशन 25% है। क्यों? उस तबके को क्यों हम डिस्पोजेबल इनकम नहीं दे रहे? लोग कहेंगे कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट नहीं होगा, बट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। क्यों हम 25% 32,000 से 37,000 करते हैं, क्यों 40,000 नहीं हो सकता? बाकी सबको 25% रेज मिला है, क्यों मिनिमम सैलरी रिवाइज नहीं होती, राइट? सही, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्यों हमारा बाइंग पावर कम होता रहता है? जो मैंने जिस तरह पहले भी कहा, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो डिजिटाइजेशन से सॉल्व हो सकती हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, डेटा है, बार बार मैं कहूँगा डेटा जनरेट हो रहा है। बैंकिंग कस्टमर्स तो बहुत थोड़े से हैं, 10% 20% कितना है, 10-15% ही है ना, बाकी तो 80% तो बैंक के उसमें है ही नहीं ना। वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना बैंक के यूज़ करते हैं, राइट? तो वो उनको लेके आना है डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, उनको हमने टैक्स नेट में किसी तरह भी लेके आना है, तब जाके पाकिस्तान में सेविंग होगी बिलियंस ऑफ। जो आप $10 बिलियन की बात करें, $10 बिलियन में एक बहुत बड़ा हिस्सा ये हो सकता है, ये जो सेविंग जनरेट करेगी जब आप ई सोसाइटी, ई गवर्नेंस, G2G पेमेंट, G2B पेमेंट करेंगे। तो ऐसा मतलब आपको लगता है कि बीइंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी के अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने देखे तो साथ में बिजनेस कम्युनिटी ने भी देखे, कभी बिजनेस अच्छा था कभी बुरा था, क्योंकि कभी इकोनॉमी अच्छी थी कभी बुरी थी। मगर ये जो हमने बूम बस्ट के साइकिल देखे हैं, ये आखिरी ही मौका है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा फिर निकल गए फिर इसी में फंसेंगे फिर निकल जाएंगे, ये आखिरी मौका है जिसमें सारे के सारे काम करने। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बात से इख्तलाफ करता हूँ, ये आखिरी मौका नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक रुझान रहा है कि जब हम समझते हैं कि हम बॉटम पे पहुँच चुके हैं तो हम एक नया बॉटम डिस्कवर कर लेते हैं। तो आपको लग रहा है एक और यहाँ से नीचे? जी अनफॉर्चुनेटली ये मतलब IMF प्रोग्राम ऊपर जाने का आखिरी मौका, इससे वरना नीचे ही जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल में ये IMF प्रोग्राम भी आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। उसकी वजूहत आई थिंक काफ़ी लोगों ने पहले डिस्कस कर ली, मैंने भी की है। मैं सॉरी पॉजिटिव एक फैक्टर के ऊपर जाना चाहता हूँ, डिजिटाइजेशन के ऊपर। डिजिटाइजेशन पे एक्चुअली कुछ काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है। एक आपने सुना होगा पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी बनाई गई है, जो जिसमें PBC का भी एक रोल रहा है, हमारा एक डायरेक्टर उनके बोर्ड के ऊपर है। उससे ये हुआ है कि जो कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस टाइम था, इनवर्ट कंसाइनमेंट्स और आउटवर्ड कंसाइनमेंट्स, वो सिग्निफिकेंटली कट कर दिया गया है। अभी भी बहुत गुंजाइश और है कि सिंगापुर या जबल अली के लेवल पे पहुंचने की, लेकिन जो पहले का जो जितने दिन लगते थे उनसे वो सिग्निफिकेंटली कट कर दिया गया है, राइट। डिजिटलाइजेशन का काम FBR में भी अभी हो रहा है। उसकी वजह से 4.5 मिलियन लोगों को पिन पॉइंट कर दिया गया है, जिनकी जो गाड़ियों को ओन करते हैं और जिनकी सेल फ़ोन के ऊपर 600 रुपये महीने से ज़्यादा खर्च आता है, राइट। वो टैक्स पेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरह कहा गया कि वो जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी, मालूम करना तो एक रिलेटिवली आसान काम होता है, उसको इन्फोर्समेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक ये बातें करनी पड़ेंगी। मैं एक पॉइंट उठाना चाहता था स्केल का। स्केल जो है इट्स अ फैक्टर ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर पे ही रिलाई करेंगे तो वो स्केल तो कभी नहीं बनेगा। बट इक्वली इट इज़ ऑल्सो वो एक फैक्टर है टैक्सेशन पॉलिसी का, कि जो मौजूदा ग्रुप्स हैं वो अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उनको ये डबल टैक्सेशन जो लगता है कि सब्सिडरी जो है वो भी डिविडेंड पे टैक्स देती है, और होल्डिंग कंपनी जब अपने जो शेयर होल्डर्स को दे रही होती है उस पर मज़ीद टैक्स देना पड़ता है, टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं वो फिर मज़ीद उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि इन चीज़ों पे अगर गौर किया जाए, पब्लिक यानी फिस्कल पॉलिसी को भी ठीक किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्सटर्नली ओरिएंटेड हों। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं मॉल्स खोल लिए वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी बात है, बिकॉज़ वो एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर को फ़रोग दे रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक डायरेक्शन आपको बता रहा है कि उनको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा था बनिस्बत मे बी एक्सपोर्ट्स के। तो अब उनको एक्सटर्नली ओरिएंट करना पड़ेगा। इक्वली जो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के सेक्टर्स हैं उनको ऑन अ कंपेरेटिव बेसिस काम करना पड़ेगा। तो ये काम प्राइवेट सेक्टर का है, ये हुकूमत इसमें मदद कर सकती है, बट प्राइमरीली इसको प्राइवेट सेक्टर ने करना है। आसिफ सर, फाइनल कमेंट्स। जी, इसके अंदर मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं अपना में डील करते हुए। बहुत सारे हमने ऐसे बहुत सारी बातें सुनी कि जी इस तरह होगा, ये होगा। एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं नज़ला सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही गिर जाता है। अभी भी आज भी मैंने देखा है जो ताजरों से कोई पर स्क्वायर फुट पे जो है वो बात शुरू हो गई है दोबारा। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री जो है वो वीकेस्ट लिंक होता है। तो सुबह तनख्वाह देनी है, बिजली का बिल देना है, तो वीकेस्ट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट का टैक्स देना शुरू कर दे। देखिए, एक रिटेलर या होलसेलर या वट एवर दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो कहते हैं हम 6 महीने काम नहीं करते, वो बैंक में पैसा रखेंगे 20% मिल जाएगा। तो आप वीकेस्ट लिंक को मजबूर करते हैं कि वो दूसरे का टैक्स भी दे और वो तमाम करे। या तो चेन मुकम्मल करें, नहीं है तो ये प्लीज़ जो ये इमेजिनरी टैक्स हैं नॉन फाइलर के वो ख़त्म कर दें, कम से कम इंडस्ट्री की हद तक। सारी दुनिया में VAT जो है वो रिवर्स शुरू होता है, आखिरी स्टेज पे लगता है। कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग को इनपुट आउटपुट करते हुए दुनिया में ऐसा मेजर नहीं देखा गया कि जी वो इन ले रहे हैं, आउट ले रहे हैं, इन आउट, और उसमें फिर नॉन फाइलर भी हैं। वो इंडस्ट्री को ऊपर अहम करें, उनके ऊपर पहले ही बहुत काम। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें ये देखना है कि हम दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल हैं जिनका 10% ऑफ GDP से कम एक्सपोर्ट है। उसकी वजूहात क्या हैं? और फिर जब हम यहाँ पे जैसे बात हुई कि हम इनफॉर्मल 50% या 70% हैं, तो क्या हम दुनिया में लोएस्ट एक्सपोर्ट टू GDP हैं अगर हम इनफॉर्मल को शामिल कर लें कि जी हमारी 3% ऑफ एक्सपोर्ट इज़ GDP। अगर आप, मैंने कल तो सुना कि somebody was telling कि जी हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, पता नहीं क्या है, तो $1 ट्रिलियन पे 30 बिलियन के एक्सपोर्ट 3% भी नहीं बना।
तो आर वी सच अ कंट्री इन द वर्ल्ड के जिसकी 3% एक्सपोर्ट टू जीडीपी है, जबकि सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनकी 10 से कम है। और टैक्स टू जीडीपी भी 4-4.5% देना है। देखिए टैक्स टू जीडीपी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टैक्स टू जीडीपी पे देखिए कराची 47 से टैक्स पेयर है, बाय एंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर। आप कराची देख लें, दुबई देख लें, दुबई में तो कोई टैक्स नहीं था, दुबई कैसे फ्लोरिश कर गया? तो हमें कुछ देखना है कि सिर्फ ये टैक्स टू जीडीपी ये 13 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, अच्छा सो व्हाट? 25 करोड़ का मुल्क है हम। नहीं 25 करोड़ का है ना, आप मतलब कुछ तो बेसिक हो ना, टैक्स पेयर और टैक्स फ्री में फ़र्क तो नज़र आए ना। हमने तो उल्टा देखा है, जहाँ टैक्स फ्री है वहाँ फ्लोरिश हो गए, जहाँ टैक्स है वो सिंक हो गए। इसका मतलब है टैक्सेशन में के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं, जो हम नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। हम फोकस सिर्फ टैक्स पे करते हैं, उन चीज़ों पर नहीं करते। आप दुबई पे देख लें किस तरह डेवलपमेंट हुई, 1 रोड के 6 रोड हो गए। हमारे यहाँ 1 रोड को जो है वो नहीं चला पाते हम। कराची में जो टैक्स कलेक्शन है उस हिसाब से शहर पर लगता नहीं है, और शहर का जो हाल है वो बहुत बड़ा है। जी मोहम्मद साहब, फाइनल कमेंट। आई थिंक एक बड़ा मसला है जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है, वो है पॉलिटिकल डिवाइड और पोलराइजेशन। आई थिंक इससे एक अवाम में गुस्सा है, एक अवाम में नाराज़गी है। इसकी माशी वजूहत तो हैं, जब इन्फ्लेशन 25-30% होगा, बट एक सियासी वजूहत भी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इससे होता ये है कि जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम रैशनल डिसीजन मेकिंग की, वो सब डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। अब एक आदमी को एक चीज़ अच्छी लग रही है, मगर उसका पॉलिटिकल माइंड ऐसा इफेक्टेड है कि वो और कुछ बात कर रहा है। अब स्टॉक मार्केट डबल हो गई, बॉन्ड की प्राइसेस बाहर ट्रिपल हो गई, गाड़ियों की सेल्स बढ़ गई, इन्फ्लेशन कम हो गया। ये अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि पोलराइजेशन, पॉलिटिकल डिवाइड इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक इस परसेप्शन को, इस इशू को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। इसीलिए जो मैंने कहा था कि पॉलिटिकल रिस्क जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिस्क है, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 3 साल बाद हर प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, 6.5 माह 8 माह के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाता है। आई थिंक इसको अवॉइड करना पड़ेगा, तो फिर जाके ओवर द ईयर्स ये पोलराइजेशन कम होगी। बट मुझे लगता है ये भी एक इशू है जिसकी वजह से शायद हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अम्मार, फाइनल कमेंट। जी, आई थिंक सब कुछ काफ़ी बोल दिया। 2 चीज़ें जिनको बेसिकली कंबाइन करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स पे, उसमें सोहेल भाई ने बोल दिया। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, कैश आपने ख़त्म करना है इकॉनमी से, होक क्रोक जो भी, बिकॉज वंस यू रिड्यूस कैश इन द इकॉनमी, सिस्टम में आता है, पूरी उसकी एक चेन बन जाती है, कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट हो सकता है, क्या है क्या नहीं। ये पूरा मतलब एक बहुत आसान काम है। आई थिंक आसिफ भाई के 4 डेटा के लड़के बैठाएंगे, वो सारा काम करके दे देंगे। वी डू नॉट नीड टू स्पेंड मिलियंस ऑन इट, वी जस्ट नीड 4 to 5 पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ डेटा वर्क्स। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, नोइंग द सोर्स, स्पेंडिंग का हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो डेटा सारा आना शुरू होगा। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस होना शुरू होंगी। अभी जो है आप अगर कोई, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है, ठीक है, उसका अकाउंट कभी नहीं खोलेगा बैंक, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रॉब्लम है। वी एक्चुअली इंकरेज फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कि यार बैंक में अकाउंट क्यों खोल लो। कोई खातून जाएंगी अगर बैंक में अकाउंट खोल लेंगे तो इम्पॉसिबल है कि आपके खावन क्या करते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह उनकी सैलरी स्लिप ला के दें, क्यों ला के दें। इंडिया ने थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस एवरी सिटीजन गॉट अ बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारे इट्स एन ईजी कॉप आउट के जी FATF का इशू है, फलाना दिमाग का AML, दुनिया भर में AML चेक्स होते हैं, अगेन ऑल ऑफ दैट इज ऑटोमेटेड, ठीक है। बट आपने इंकरेज करना है लोगों को, यार आप अकाउंट खुलवाओ, और लोग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। जैज़ कैश, ईजी पैसा, बहुत सारे मोबाइल वॉलेट मौजूद, तकरीबन 80 मिलियन प्लस रेमिटेंसेस डोमेस्टिक जो है वो सारी इसके थ्रू जा रही हैं, ठीक है। तो लोग जो करने वाले हैं वो एक्चुअली इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। बात सारी ये है क्या हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसके थ्रू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अगर करना शुरू कर देंगे, ताजरों की जैसे हमेशा बात होती है, कह देंगे जी हम पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वी वोंट पे एनीथिंग, 10 रुपये भी नहीं देंगे, ठीक है। ठीक है, आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दें, एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। हर 80 मिलियन अगर वॉलेट मौजूद है, नहीं कि 80 मिलियन की कैपेबिलिटी है ट्रांजैक्शन करने की, उसमें 5000 रुपये से ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू नहीं करें। कोई बहुत बड़ा मतलब कोई मुश्किल काम नहीं, 5000 अंदर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन, दूध दही लेना आपने ले लिया, 5000 से ऊपर आप बोल दें कि जी नो कैश ट्रांजैक्शंस अलाउड, यू विल गेट ऑल द डेटा, एक ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम में पैसे फ्लो करने शुरू कर जाएंगे, ठीक है। कोई टैक्स नहीं डायरेक्ट, वो सिर्फ कम से कम डेटा तो आना शुरू हो जाए। देन जो आपके पास कैपिटल आ रहा है, यू रीडायरेक्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबने यहाँ बोला कि वी डोंट हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कंपेरेटिव एडवांटेज किस चीज़ में है हमारी? वैल्यू एडिंग, मोहम्मद अली साहब ने बात करी, मतलब हमें पता ही नहीं कंपेरेटिव एडवांटेज किस में हमारी। इज इट एग्री? व्हाट काइंड ऑफ एग्री? इज इट रियली टेक्सटाइल? व्हाट काइंड ऑफ टेक्सटाइल? ठीक है, हमें देयर इज़ नो प्लान जो अच्छा लगता है, जिसमें
हुकूमत ने बोला हम गारंटी दे देते हैं या टैक्स फ्री कर देते हैं, उसमें देर इज़ जिसमें लाइन लग जाती है उसके पीछे। तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल उससे क्रिएट कर रहे हैं, रीडायरेक्टेड थ्रू एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगेन साउंड्स वेरी थ्योरेटिकल, मगर दुनिया में कोई ऐसी इकॉनमी नहीं है जो इसने सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करी हो विदाउट डूइंग दीज टू थिंग। वियतनाम की बात करते हैं, टिल 2006-2008 पाकिस्तान और वियतनाम वर एट द सेम लेवल in terms of exports and GDP. Vietnam is $200 billion plus in exports. We are still around 30 odd billion. 30-35 के रही. तो they did something different ना. Again, दुनिया के मुल्क करते हैं 180 मुल्क हैं, 180 में से 120 है फिगर्ड आउट के क्या करना है, और बहुत सा कम मुल्क हैं ऐसे जो कि 250 मिलियन प्लस हैं, वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। ब्राज़ील है, ब्राज़ील बेताशा एग्री एक्सपोर्ट करता है। ब्राज़ील के भी अलग पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, मतलब वो हर किस्म के चैलेंज हैं, बट जब ग्रोथ की बात आती है दे फोकस ऑन ग्रोथ। तो बात सारी ये है कि व्हाट डायरेक्शन डू वी वांट टू ग्रो इन, और डू वी इवन वांट टू ग्रो और नॉट। ग्रो नहीं करना तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, तफसीली आपने डिबेट सुनी है, सबका मौक़िफ़ आपने सुना है। आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए ऊपर जाने का, नीचे जाने के लिए तो ज़ाहिर है हम नीचे जाते ही रहे हैं। जैसा कि हमारे ने बड़ी अहम बात की कि दुनिया में कोई और मुल्क है नहीं जिसकी 25 करोड़ आबादी, और वो ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा है कि उन्हें करना क्या है, वरना दुनिया में सभी फिगर आउट कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है, 120 ममालिक, मगर 25 करोड़ आबादी का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि करना क्या है 180 ममालिक में से। इसलिए हमें फ़ैसला करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए। इस बार कर डालो, हुकूमत को मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि स्टेबलाइजेशन से हम ग्रोथ की तरफ जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।